तो आज का डीप डाइव आईडीबीआई बैंक पर केंद्रित है। इसकी निजीकरण की खबरें लगातार आ रही हैं और साथ ही हाल के वित्तीय नतीजे भी काफी दमदार रहे हैं। हमें जो जानकारी मिली है उससे लगता है कि कई लोग इसकी कहानी में दिलचस्पी ले रहे हैं, शायद किसी इंटरव्यू की तैयारी के लिए या बस भारत के बदलते बैंकिंग सेक्टर को बेहतर समझने के लिए। तो हमारा मिशन है उपलब्ध स्रोतों के आधार पर आईडीबीआई बैंक की यात्रा को समझना। कैसे ये एक विकास वित्तीय संस्थान डीएफआई से एक मुनाफे वाले बैंक में बदला और अब पूरी तरह निजी होने के करीब है। हमारे पास इसके इतिहास, फाइनेंशियल्स, लीडरशिप और विनिवेश प्रक्रिया पर काफी कुछ है। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल। आईडीबीआई की कहानी भारत के बैंकिंग इतिहास में वाकई अलग है। इसकी शुरुआत 1964 में एक विकास वित्तीय संस्थान के तौर पर हुई थी, डीएफआई जिसे कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत के औद्योगिक विकास के लिए लंबी अवधि का वित्त पोषण करना, जो उस समय आम बैंकों के दायरे से थोड़ा बाहर था। हाँ, यानी शुरुआत से ही इसकी भूमिका थोड़ी हटकर थी, है ना? एक आम बैंक जैसी नहीं। सही। फिर 1976 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, सरकारी नियंत्रण में आया। असली काया पलट आप कह सकती हैं 2004 में शुरू हुआ, जब ये आईडीबीआई लिमिटेड नाम से कमर्शियल बैंक बना। और आरबीआई ने इसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया। बाद में इसमें आईडीबीआई बैंक लिमिटेड और यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक का विलय भी हुआ। अच्छा, इससे आम ग्राहकों तक पहुंच बढ़ी होगी। जी बिल्कुल, पहुंच बढ़ी। और फिर 2019 में वो बड़ा मोड़ आया, जब एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम ने इसमें 51% हिस्सेदारी खरीद ली। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, और यहाँ आकर्षक बात यह है कि एलआईसी के अधिग्रहण के ठीक बाद जनवरी 2019 में आरबीआई ने इसे निजी क्षेत्र का बैंक घोषित कर दिया। ये रेगुलेटरी नजरिए से काफी अनोखा था, क्योंकि मालिक तो असल में सरकार और सरकार समर्थित संस्था एलआईसी ही थे। हाँ, ये तो है, स्वामित्व बनाम वर्गीकरण वाली बात। बिल्कुल। इसने भविष्य के ऐसे सौदों के लिए एक तरह की मिसाल कायम की। और इसी दौरान एक और अहम पड़ाव आया। मार्च 2021 में बैंक आरबीआई के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आ गया। अच्छा, पीसीए से बाहर आना तो वित्तीय सेहत में बड़े सुधार का संकेत है ना? पुख्ता संकेत। ये वो पाबंदियां होती हैं जो आरबीआई खराब वित्तीय स्वास्थ्य पर लगाता है, खासकर बढ़ते एनपीए और घटती पूंजी पर। तो इससे बाहर आना एक बहुत बड़ा कदम था। ठीक है, तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन आजकल सुर्खियां तो इसके शानदार नतीजों की वजह से बन रही हैं। Q1 FY26 के नतीजे काफी प्रभावशाली दिख रहे हैं, ऐसा मैंने पढ़ा। बिल्कुल। बैंक ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही Q1 FY26 में 2007 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है, जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले करीब 17% ज्यादा है। 17%? ये तो काफी अच्छा है। हाँ, और कुल आय भी लगभग 13% बढ़कर 8,498.53 करोड़ हो गई है। हालांकि मैंने ये भी देखा कि नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ी गिरावट दिखी है, लेकिन वहीं एसेट पर रिटर्न यानी रोआ वो सुधरकर 2.01% हो गया। ये क्या दिखाता है? हाँ, एनआईआईएम में थोड़ी नरमी जरूर है, लेकिन आरओए का सुधरना ये दिखाता है कि बैंक अपनी संपत्ति पर कितना अच्छा मुनाफा कमा रहा है। पर अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो जो सबसे महत्वपूर्ण सुधार है वो इसकी एसेट क्वालिटी यानी लोन की गुणवत्ता में आया है। अच्छा, कैसे? ग्रॉस एनपीए फंसा हुआ कर्ज घटकर सिर्फ 2.93% रह गया है और नेट एनपीए तो बस 0.21% है। अरे वाह, 0.21%! ये तो कुछ साल पहले के मुकाबले जबरदस्त सुधार है। बिल्कुल। इसके साथ ही 99.31% का ऊंचा प्रोविजनल कवरेज रेशियो पीसीआर भी है। इसका मतलब है कि बैंक ने फंसे हुए कर्ज से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई के लिए लगभग पूरी तैयारी कर ली है। ये एनपीए में कमी वाकई कमाल की है। क्या ये सिर्फ पुरानी रिकवरी से हुआ या बैंक ने कर्ज देने के तरीकों में भी कुछ बड़ा बदलाव किया है? साथ ही कुल कारोबार भी 5,08,000 करोड़ पहुंच गया है, 8% वृद्धि। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CARR भी 25.39% पर काफी मजबूत दिख रहा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एनपीए में कमी सिर्फ रिकवरी का नतीजा नहीं है, लोन देने की प्रक्रिया को सख्त बनाने और रिस्क मैनेजमेंट सुधारने का भी बड़ा हाथ है। और मैंने ये भी पढ़ा कि अब लोन बुक का 70% हिस्सा रिटेल है और 30% कॉर्पोरेट। ये बदलाव क्यों? हाँ, ये रणनीतिक बदलाव बहुत अहम है।
रिटेल लोन पर फोकस बढ़ाने से जोखिम कम होता है, क्योंकि ये कई छोटे कर्जों में बटा होता है। कॉर्पोरेट लोन में जोखिम ज्यादा केंद्रित होता है, तो एनपीए घटाने में इसका भी योगदान है। और मजबूत सीएआरआर भविष्य के किसी भी आर्थिक झटके को झेलने की क्षमता देता है। समझ गया। अच्छा, अब आते हैं निजीकरण के अंतिम पड़ाव पर। सरकार और एलआईसी मिलकर अपनी 60.72% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। अभी क्या स्थिति है इस प्रक्रिया की? हाँ, और ये निजीकरण अब बिल्कुल आखिरी दौर में पहुंच चुका है। जो संभावित खरीदार हैं, उनकी ड्यू डिलिजेंस यानी कंपनी की जांच पड़ताल वो पूरी हो चुकी है। उम्मीद है कि वित्तीय बोलियां वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही मतलब Q3 FY26 अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच मंगाई जाएंगी। अच्छा, तो मतलब अगले कुछ महीनों में? जी, और अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो ये सौदा अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच पूरा हो सकता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि पूरी तरह निजी होने के बाद इस बैंक की नई पहचान क्या होगी, इसकी रणनीति कैसे बदलेगी? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। वैसे इस अहम बदलाव के दौर में निरंतरता के लिए राकेश शर्मा को मार्च 2025 तक एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। ये जरूर स्थिरता देगा इस ट्रांजिशन में। बिल्कुल, नेतृत्व में स्थिरता महत्वपूर्ण है इस समय। और इसके अलावा बैंक का विशाल नेटवर्क मतलब 2100 से ज्यादा शाखाएं और 3000 से ज्यादा एटीएम और एलआईसी के करोड़ों ग्राहकों तक पहुंच, ये भी बड़े रणनीतिक फायदे हैं, है ना? एलआईसी का ग्राहक आधार भविष्य में बड़े तालमेल का मौका देते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? देखिए, आईडीबीआई की यात्रा असाधारण रही है। एक सरकारी डीएफआई से होते हुए एलआईसी के स्वामित्व वाले निजी बैंक तक, जो अब पूर्ण निजीकरण की दहलीज पर खड़ा है। इसका वित्तीय कायापलट, खासकर एनपीए को लगभग खत्म कर देना, बेहद प्रभावशाली है। एलआईसी से जुड़ाव और रिटेल बैंकिंग पर मजबूत फोकस इसकी मौजूदा रणनीति के केंद्र में है। यकीनन ये भारत के बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव और सुधार का एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए सोचने को एक बात छोड़ते हैं। जैसे जैसे आईडीबीआई पूर्ण निजीकरण के करीब पहुंच रहा है, ये बैंक अपने इस अनूठे इतिहास और हाल में पाई गई मजबूती का इस्तेमाल स्थापित निजी बैंकों से मुकाबला करने के लिए कैसे कर सकता है, और इसकी कहानी भारत के दूसरे सरकारी उद्यमों के भविष्य के लिए क्या संकेत देती है। सोचने वाली बात है।